गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से लेकर आया हूं। चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इनको क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो इनको लिखना भी ज़रूरी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे सभी बच्चे, कि एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच एंश्योर्स हाई यील्ड। कोई एक ऐसा मेथड हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक्सप्लेन करना है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा अनाज प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, एक मेथड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, एक प्रकार का मेथड है जो क्या करता है कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। हम क्या कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन में, हम दो या उससे ज़्यादा वैरायटी की जो क्रॉप्स है वो एक ही लैंड पर हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंशियल सीजन में उगा सकते हैं। जैसे सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स अपने खेतों में लगा सकते हैं। ए क्रॉप यूटिलाइज सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन लार्जर क्वांटिटीज़ फ्रॉम द सॉइल। मतलब कोई भी जो हम फसल लगा रहे हैं तो उसको क्या चाहिए, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, और वो भी लार्ज अमाउंट में, और वो सॉइल से मिलता है। अगर हम सीक्वेंशियल, अगर मान लीजिए एक ही प्रकार की क्रॉप्स अगर उगाते रहेंगे या ग्रो कराते रहेंगे तो क्या होगा कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। अगर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो जाएगी तो प्लांट्स क्या नहीं कर पाएंगे, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर के थ्रू ही क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर जाते हैं। Therefore, crops having different nutrient requirements for rotated। तो इसलिए क्या करते हैं, क्रॉप्स को क्या चाहिए, अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हमें इनको रोटेशन करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल है लेग्यूम्स विच हैव ए नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स सप्लाई इन द सॉइल विद नाइट्रोजन। लेग्यूमिनस प्लांट्स, जितने भी आप दालें वगैरह देखते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, और वो जो नोड्यूल्स हैं वो उनके अंदर क्या होता है बेटा, वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो क्या कन्वर्ट करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट एंड नाइट्राइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और तब क्या करते हैं, प्लांट उनको यूटिलाइज करते हैं। तो देयरफॉर these legumes are rotated with nitrogen requiring cereals such as wheat and maize। तो इसीलिए हमें इन लेग्यूम्स को क्या करना पड़ता है, रोटेट कराना पड़ता है। तो देखिए, एक बार आपने दाल उगा ली और दूसरी बार आपने क्या किया, भी आपने गेहूं उगा लिए, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आने वाली जो फसल है उसको भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिल पाएगा, हमें ज़्यादा वहाँ पे फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो दिस मेथड रिड्यूस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स देयर बाय इंक्रीजिंग द ओवरऑल यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो इससे क्या होगी, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स जो मतलब प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। तो मैंने आपको क्या बताया, कोई एक मेथड आपसे पूछा गया था कि क्रॉप प्रोडक्शन का कोई एक मेथड बता दीजिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो जवाब क्या रहा, क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि हर सीज़न हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, मतलब एक ही टाइप की सेम क्रॉप हम लगातार नहीं उगाते हैं। अगर हम एक ही टाइप की लगातार फसल उगाते रहेंगे तो क्या होगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, आपको फिर एक्सटर्नली फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं सीक्वेंशियली तो क्या होगा कि जो दूसरी जो फसल है उसको पहले से ही क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स सॉइल से प्राप्त हो जाएगा, और वो अपनी अच्छी क्या कर पाएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रॉप्स वहाँ से प्राप्त हो पाएगी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। वाई आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड्स। मतलब मैन्योर और फर्टिलाइज़र का उपयोग हम अपने खेतों में क्यों करते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र का खेतों में हम इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और मैन्योर क्या करता है, सॉइल को इनरिच करने में हेल्प करता है, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, न्यूट्रिएंट है, उनको बढ़ाने में हेल्प करता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है, उसके स्ट्रक्चर को भी बढ़ाने में। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो फर्टिलाइज़र क्या है, ये इंश्योर करता है हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। दे आर ए गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। मतलब
जो फर्टिलाइज़र है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है, और इससे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है क्रॉप प्रोडक्शन प्राप्त होती है फर्टिलाइज़र यूज करने से। इट इज़ इंस्ट्रक्टेड टू यूज ए बैलेंस कम्बिनेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द सोइल। तो ये कहा जाता है, समझाया भी जाता है कि हमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर का बैलेंस कम्बिनेशन क्या है अपने खेतों में यूज करना चाहिए, ताकि जो आपकी जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डेवलप हो सके, उससे आप फसल ज़्यादा प्राप्त कर सकें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। आपको ये बताना है कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं इंटरक्रॉपिंग के और क्रॉप रोटेशन के। तो इंटरक्रॉपिंग का मतलब और क्रॉप रोटेशन का मतलब आप सभी बच्चों को मालूम है, वाकिफ़ है। इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन दोनों का मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हमारी जो फसल है उसकी प्रोडक्शन क्या हो सके, बढ़ सके। इंटरक्रॉपिंग की सहायता से क्या है, हम पेस्ट से बच सकते हैं और डिफरेंट टाइप की डिजीज़ से बच सकते हैं जो कि फील्ड में लगने के चांसेस होते हैं। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरक्रॉपिंग की। और वहीं क्रॉप रोटेशन की अगर हम बात करें तो ये सॉइल डिप्लीशन को रोकने का काम करते हैं, ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ये सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों मेथड हैं जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। बोथ दिस मेथड रिड्यूस द नीड फॉर फर्टिलाइज़र। दोनों के दोनों मेथड क्या हैं, फर्टिलाइज़र की यूज़ को कम करते हैं। तो इससे क्या होगा, हम वीड्स और साथ में पैथोजन्स और पेस्ट से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो इसलिए हमें इन मेथड्स का उपयोग करना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे सभी। व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज इट यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है और इसका उपयोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में किस प्रकार से है और कितना ज़रूरी होता है। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब होता है बच्चों एक पर्टिकुलर जीन, एक पर्टिकुलर करैक्टर ऑफ जीन जो कि क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है सेल के क्रोमोसोम के अंदर। और जब ये जीन पर्टिकुलर मतलब जीन के पास क्या है, एक पर्टिकुलर करैक्टर है, उसको प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कराया तो ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होगा, वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या हुआ कि जो हमने एक नया जीन उसके अंदर डाला है क्रोमोसोम के अंदर, तो नया प्लांट आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। ट्रांस मतलब बाहर से कोई दूसरा जीन ट्रांसमिट करके एक नया प्लांट बना देना। तो दीज ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स एक्सिबिट करैक्टर्स गवर्न्ड बाय द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जीन। मतलब ये जो नया जो ट्रांसजेनिक जो प्लांट है, ये जो इसके जो नए करैक्टर आए हैं, ये कब आए हैं, जब हमने नया जीन क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। जैसे एग्जांपल है, लेट अस अज्यूम देयर इज ए वाइल्ड प्लांट दैट प्रोड्यूसेस स्मॉल फ्रूट्स। मतलब हम अज्यूम करते हैं कि वाइल्ड वैरायटी के प्लांट्स हैं, तो वो तो हमें बहुत कम मात्रा में क्या करेंगे, फल देंगे। अगर मान लीजिए हमने वो जीन इसके अंदर ट्रांसमिट कर दिया जिसकी सहायता से ज़्यादा फल फ्रूट क्या हो सकते हैं, हमें प्राप्त हो सकते हैं, तो वो प्लांट क्या बन जाएगा, ट्रांसजेनिक बन जाएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वहाँ से क्या हो सकेंगे, प्राप्त हो सकेंगे। तो सिमिलरली जीन्स फॉर हायर यील्ड डिजीज रेजिस्टेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी डिजायर्ड प्लांट। तो इसी प्रकार से हम ज़्यादा फसल वाले जीन, डिजीज रेजिस्टेंस वाले जीन भी क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड प्लांट के अंदर डाल सकते हैं, ताकि कम से कम बीमारियां लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन हो सके। इसीलिए जीन मैनिपुलेशन हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ही अहम योगदान देते हैं, क्योंकि एक तो ये हमारी क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं और इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप भी उगाने में हेल्प करते हैं। ये हमारी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, मतलब हमारी क्रॉप की क्वालिटी और उनकी बढ़ोतरी में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेज अकर। देखिए स्टोरेज ग्रेन, जो भी आपने फसल इकट्ठा की है तो वो धीरे धीरे कम कैसे हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लॉस हो रहा है
फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस आर बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स और बैक्टीरिया। वहीं एबायोटिक की बात करूं तो इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर और टेम्परेचर, जहाँ पर आपने स्टोर किया है तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि जो आपकी जो ग्रेन्स हैं उनकी क्वालिटी वेट लॉस हो जाएगा, पुअर जर्मिनेबिलिटी हो जाएगी, उनका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे पुअर मार्केटेबिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट करना चाहिए वेयर हाउस में, ताकि ऐसी कोई भी बीमारी वहाँ पर ना लगें और जो हमारी फसल है वो एज इट इज़ लंबे समय तक बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स? हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स? तो कैटल फार्मिंग इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री दैट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर फार्मर। मतलब हमें कैटल फार्मिंग करनी चाहिए। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अच्छी ब्रीड क्या कर सकते हैं, ड्रॉट एनिमल से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जो ड्रॉट एनिमल्स हैं उनका उपयोग हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में भी करते हैं, जैसे कार्टिंग, इरिगेशन, टेलिंग। ठीक है, क्रॉस कराएंगे दोनों के बीच में, अगर क्रॉस कराएंगे तो जो नई वैरायटी की जो स्पीसीज होगी तो उनमें ये दोनों काइंड के चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे वैरायटी भी इम्प्रूव होगी और आपका काम भी ज़्यादा संभव हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग? कैटल फार्मिंग के बेनिफिट बताने। इसके बेनिफिट हैं, एक तो आपको गुड क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्राप्त होगा। दूसरा, ड्रॉट लेबर एनिमल्स क्या होंगे, एग्रीकल्चर वर्क के लिए प्रोड्यूस होंगे। न्यू वैरायटी के जो कैटल्स हैं वो प्राप्त होंगे, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट होंगे। ठीक है भाई, अगर हम दो वैरायटी के डिजायर्ड ट्रेड्स को आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमें डिजीज़ रेजिस्टेंट वाले क्या होंगे, कैटल्स प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज़ कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरी एंड बी कीपिंग? कॉमन फैक्टर क्या क्या हैं जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं पोल्ट्री, फिशरी और बी कीपिंग में? हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक का उपयोग करना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए रेगुलर क्लीनिंग करते रहते हैं फार्म्स की तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, प्रिवेंशन और क्योर करते हैं डिजीज़ से, तो क्या होगा, एनिमल्स की जो तादाद है वो इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर, फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर? तो देख लीजिए यहाँ पर कैप्चर, फिशिंग, मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर में डिफरेंस पूछा गया है। आप बता सकते हैं कैप्चर फिशिंग में इट इज़ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ये एक मेथड है जिससे हम फिश क्या करते हैं बच्चों, प्राप्त करते हैं फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। मैरीकल्चर मतलब हम फिशेज प्राप्त करते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, वो भी कहाँ से, मैराइन वाटर से। मतलब जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से जब हम फिश की कल्चरिंग करते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए तो उसको मैरीकल्चर कहा जाता है। और एक्वाकल्चर क्या है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स दैट आर हाई इकोनॉमिक वैल्यू सच एज प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, फिशेज, क्रैब्स। अगर मान लीजिए हम एक्वेटिक एनिमल्स की प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपनी इकोनॉमिक वैल्यू के लिए, प्राण, लॉबस्टर, फिशेज, क्रैब्स की, तो इसको एक्वाकल्चर कहा जाता है। तो यहाँ तक थे बच्चों, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको कम से कम 2 या 3 बार देखने हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसीलिए आपसे आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों कल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।